बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, अब आज की क्लास में शुरू होते ही एक पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, पर इस सवाल को करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में क्या ये रहा है, ये पहला जो पार्ट है वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें थ्योरी पूछी है उसने। आप याद करें जब मैंने आपको बुक रीडिंग करवाई थी तो उसके अंदर मैंने कहा था कि एंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है और असेस करना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, चाहे वो फ्रॉड के जरिए हो या एरर के जरिए हो। दो चीज़ें ये बताई थी और मैंने कहा वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल को। फिर नीचे लिखा हुआ था उसके कि भाई आप ये करेंगे कैसे, तो एंटिटी के ऑपरेशंस को समझेंगे, उसके ओनरशिप के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन क्या अप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर IFRS कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ों की आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। पर ये लिखा हुआ था उस वाले पैराग्राफ में जिस पे आप कह रहे थे कि भाई अपने अंडरस्टैंडिंग किस किस चीज की लेनी है। तो ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब मैं खाली इसकी रिक्वायरमेंट ए को रीड कर रहा हूं, देख लेते हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई करके द मैटर्स दैट यू विल कंसिडर while obtaining an understanding of APL and its environment। बेसिकली उसने सवाल की रिक्वायरमेंट को थोड़ा घुमाया और उसने पूछा कि भाई आप बताएं कि आप कौन से मैटर्स को अपने दिमाग में रखेंगे जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। तो ऐसी बात है, किस किस को रखेंगे भाई, ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग के हम देखेंगे उसने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ की हुई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों लाजमी होती है ये भी बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर IFRS 9 नहीं किया या मेरे साथ कर रहे हैं जो बच्चे, तो IFRS 9 में आपको पता है ना कि इक्विटी सिक्योरिटी भी होती है और अगर इक्विटी सिक्योरिटी है या डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये पता होना मुझे लाजमी है। अगर यही नहीं पता होगा तो मुझे ये कैसे पता होगा कि उसने फेयर वैल्यू थ्रू OCI की अकाउंटिंग की है या फेयर वैल्यू थ्रू। तो अगर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है तो दिस इंडिकेट्स कि मेरे दिमाग में होना चाहिए कि इसका फेयर वैल्यू का गेन लॉस कहां जाएगा, OCI में, और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होने के बजाय क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। तो ये बातें मुझे तब पता होंगी ना जब मैं ये समझूंगा, ये कंसिडर करूंगा कि उसने इन्वेस्टमेंट कहां की भी है। फिर अंडरस्टैंडिंग में वो ये भी कहता है कि भाई आप ये भी देखें इसने कहीं लोन तो नहीं लिया हुआ। अच्छा, अगर लोन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ ये मुझे पता होना लाजमी है, यस, अदरवाइज डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होंगे तो मुझे पता इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रही है, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। तो अगेन रिक्वायरमेंट को रीड करता हूं, क्या ये रहा है, आइडेंटिफाई करके द मैटर्स दैट यू विल कंसिडर व्हाइल ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग। बोल रहा है कि भाई क्या क्या मद्देनजर रखोगे अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त। तो आप बोलेंगे ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द एंटिटी, फाइनेंसिंग ऑफ द एंटिटी, लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी और जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी। ये एक थ्योरेटिकल सवाल था, यानी आप जब हम ये करते हैं ना, मैंने यहां पे कॉपी भी किया हुआ था, ये रहा, तो इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहां पे आपने लिखना होगा कि भाई मार्केट और उसके कंपटीशन की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ये सारी चीजें नहीं, ये वो फैक्टर्स हैं जो तो दिमाग में रखूंगा, क्योंकि जब तक ये फैक्टर दिमाग में नहीं होंगे तब तक रिस्क सामने नहीं आएगा। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन का पार्ट ए वाज अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग लेते हुए दिमाग में क्या आएगा, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एंटिटी की तो लेनी है, पर उसके एंटिटी के अंदर भी उसके ऑपरेशंस, उसका बिजनेस, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, उसकी फाइनेंसिंग। पहले तो बात क्लियर है। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल सवाल था, मैं खाली इसको रीड कर देता हूं उसकी सोल्यूशन को। ये हमारे पास आ गया, ये रहा। हाँ जी, पहली जो रिक्वायरमेंट है देखो, पहली वाली, द ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स while obtaining the understanding of APL and its environment। क्योंकि ये डिस्कशन में हर एक पास पेपर की इसलिए करता हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा ब्रॉडन हो। देखो, कोई तुमसे पूछे किसी इदारे को समझते हुए, रिस्क असेस करते हुए क्या मद्देनजर रखोगे, तो आप बोलोगे भाई उसके एंटिटी की और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूंगा। वो बोलेगा नहीं भाई, एंटिटी की एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, पर वो अंडरस्टैंडिंग लेते हुए क्या क्या समझोगे। तो आप बोलोगे ऑपरेशंस। देखो लिखा हुआ पहला, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर ये कंपनी टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। तो अगर वो ऑपरेट कर रही है तो मुझे इंडस्ट्री कौन सी पता होनी चाहिए, फार्मा या टूरिज्म। तो वो कहता है ना इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लो, जो हमने लिखा हुआ था, आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है इंक्वायर स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस पे, लॉज एंड रेगुलेशन क्या अप्लाई होते हैं आगे।
ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है इसके समझूंगा। आगे जी, असेस एपीएल सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या ये समझना लाजमी है? अगर उसने अपनी पीपी को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, कॉस्ट पे रखा हुआ है, तो ये तो पता होना लाजमी है ना। अगर नहीं पता होगा तो अकाउंटिंग को टेस्ट कर पाओगे नहीं। आगे जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीएल स्ट्रेटजीज ऑफ मैनेजिंग टफ कंपटीशन, और अगर कोई इसका कंपटीशन चल रहा है तो उसके बारे में भी समझूंगा। आगे, रिव्यू एपीएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हम वैसे भी देखते हैं ना, करंट ईयर को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, डेटर टर्नओवर डेज निकालते हैं, देखते हैं रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। मार्जिन निकाल के देखते हैं, अगर मार्जिन डिक्रीज होने इसका मतलब है सेलिंग प्राइस या तो कम हो रही है तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है। वो सारी बातें, यहां तक कोई मसला? तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगेन टू कीप इट वेरी समराइज एंड कंसाइज एंड टू एम्फसाइज इट, मैं वापस से सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड कर रहा हूं। लिखा हुआ क्या है? आइडेंटिफाई करके दे मैटर्स जो आप कंसिडर करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते वक्त। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल सवाल था। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या ये थ्योरी का सवाल आ सकता है? तो मैंने कहा आज तक तो नहीं आया, पर उसने पहली बार पूछा था ये कि क्या समझेंगे, क्या मद्देनजर रखेंगे समझते वक्त। तो सर अगर हम ये कंक्लूड कर लें आज की क्लास में कि हमें जिस जिस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसको 5-6 बार रीड करके अपने दिमाग में बिठा लो। बात समझ आ रही है? पर सवाल की रिक्वायरमेंट के साथ, यानी अगर आपने देखा कि एक लेट से होटल का सवाल आया कि होटल मैनेजमेंट का सवाल है, तो आप बोलेंगे कि भाई हम होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि बाकी लोग क्या करते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पे खाली नाम चेंज हो जाएगा पर इंडस्ट्री वही रहेगी। यानी हम कहेंगे वी विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, ये लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे वी विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होटल इंडस्ट्री, जो सवाल से रिक्वायरमेंट आएगी। पर अगेन वो थ्योरेटिकल सवाल ही है, वो लॉजिकल सवाल नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क। अच्छा, एक बात तो तय है ना, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बात समझिएगा। एक ही मेरा जो कस्टमर था वो जा रहा है, ये मेरा क्या है? बिजनेस रिस्क। पर इससे ऑडिट रिस्क क्या है? गोइंग कंसर्न। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। एक एक करके बताओ तो बात समझ आएगी। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने ये कहा कि भाई एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहे हैं और मैं इंपोर्ट करता हूं, वापस सुनना बहुत फोकस होके, एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहे हैं और मैं इंपोर्ट करता हूं, तो बिजनेस रिस्क क्या है? अंडरस्टूड, ये तो ऑडिट हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, वापस से बताओ। इम्पेयरमेंट? नहीं 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 नहीं, बिजनेस। अच्छा, बिजनेसमैन बन के सोचो पहले, भूल जाओ ऑडिटर को। बिजनेस रिस्क क्या है? कि मेरी मार्जिन वीक हो जाएंगे क्योंकि मेरी कॉस्ट, तो ये बिजनेस रिस्क है। आपका ऑडिट रिस्क ये है कि देयर इज अ रिस्क दैट एक्सचेंज रेट माइट बी यूज्ड इनकरेक्टली, ये आपका ऑडिट रिस्क है। तो पहले आप समझते हैं कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, फिर देखते हैं उससे ऑडिट पे क्या इफेक्ट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ऑडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क का समझो मतलब कि इदारे में बैठ के सोचो कि इदारे को क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए जी। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं कहूं मैंने लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो बिजनेस रिस्क क्या है? अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट नहीं, इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्ट ऑन। देखो, यू हैव टू पुट योर फीट इन द बिजनेसमैन शूज। आप भाई बिजनेसमैन बन के सोचो कि क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं भाई, अगर मैं बिजनेस रिस्क की बात कर रहा हूं, यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फाइनेंस कॉस्ट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट्स। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या है? ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स, दूसरा अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये दोनों बातें समझ आती हैं? चलिए जी, गुड। अब ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपके सामने है, जरा इसको रीड करें और इस पे आप जरा लिख के बताएं मुझे इसका सोल्यूशन। बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क। जी, हाँ ना, देखो इंटरेस्ट रेट हमेशा कायबोल के साथ तो फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। सही है? ये है 2022। अच्छा, अगर एक बुलंद आवाज में तुम बता दो तो मजा आ जाएगा। यहां पे वो कह रहा है कि
पैराग्लाइडिंग ट्रिप की वजह से कुछ लोग गिर गए, उनको इंजरीज आई हैं, तो जिससे मैं पूछूंगा, जिससे क्या सभी बता दो चलो एक साथ, जहीदी के साथ। ऑनलाइन वालों प्लीज फोकस होकर बताना। पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, गिर गए, मर गए, तबाह हो गए। अब मुझे बताओ इससे बिजनेस रिस्क क्या है? वेरी गुड, लिटिगेशन, बेहतरीन यार। और गुडविल, किसने बोला ये? वेरी गुड, गुडविल डैमेज होगी कंपनी की, नाम खराब होगा, ये कौन सा रिस्क हो गया? बिजनेस रिस्क। वेरी गुड यार। एंड व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट कुड बी द ऑडिट रिस्क? अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजंस एंड अनडिस्क्लोज लायबिलिटीज। बेहतरीन, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, करो उसको। यूं भी लिख सकते हो, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एक्सपेंसेस ड्यू टू लिटिगेशंस, ये भी लिख सकते हो। तीनों? हाँ, तीनों सही होंगे, पर पेनल्टी मैं इसलिए अवॉइड करूंगा क्योंकि मे बी कोर्ट विल अवॉर्ड अ पेनल्टी, तो फिर उसको वैसे बयान करना पड़ेगा। तो आप क्लेम एक्सपेंस लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। पेनल्टी यूजुअली या तो कोर्ट लगाता है या तो गवर्नमेंट, तो अगर हम क्लेम एक्सपेंस की अंडर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल है। प्रोविजन, क्योंकि अल्टीमेटली क्रेडिट जब तुम डिफाइन कर रहे हो तो डेबिट भी उसका ही है ना, एक्सपेंस। अच्छा ये बताओ बच्चों, इस लाइन में कोई रिस्क है? बुक नाउ एंड पे लेटर इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर ऑल ऑफ इट्स सर्विसेज। बैड डेट्स का मसला है। IFRS 15। अच्छा, यानी हमने जो है, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना की हो तब भी रेवेन्यू बुक हो चुका हो। दूसरा है कि बुक नाउ पे लेटर का मतलब ये है कि आप मज़े ले लें और पैसे बाद में दीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसीवेबल्स की बैड डेट्स का रिस्क ज़्यादा है यहाँ पर। रेवेन्यू का कोई रिस्क है? रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है यहाँ पे, कैसे पता? नहीं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क नहीं। आप ये देखिए, कंपटीशन आया है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि, क्योंकि इसने कंपटीशन का वर्ड यूज नहीं किया इस सवाल में, इसने पता है क्या बोला है? इसने बोला है क्योंकि ये लुक्रेटिव बिजनेस है तो बाकी लोग भी एंटर हो गए और आपसे कम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, आपसे कम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक दैट आपका बिजनेस वहां पे स्विच होगा? तो जब आपका बिजनेस वहां पे स्विच होगा तो आपके कैश फ्लोस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ जाएंगे। तो यहां से रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी भी निकलता है इसमें। हाँ बिल्कुल, बिजनेस रिस्क भी है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे एक हसनैन ने लिखा है, APL is involved in adventurous sport and one of its paragliding trip was affected, so there might be a risk of understatement provision and undisclosed cases. Very good. As the APL obtained a bank loan, so there's a risk of breach of debt covenants. बेहतरीन. As the competition increases, there might be a risk of overstatement of revenue. बेहतरीन. हाँ जी, बाकी बच्चों ऑनलाइन वालों, ऑडिट रिस्क है, बिल्कुल है। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल सही पिक किया। जब हम हैविली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, तो पुराने इक्विपमेंट्स की लाइफ कम हो जाएगी। बिजनेस रिस्क भी सेम है ना, कि योर इक्विपमेंट माइट बिकम आउटडेटेड, तो ये बिजनेस रिस्क हो गया।
डिक्रीज इन, हाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिजनेस रिस्क के हिसाब से पूछ रहे हो ना। पर बिजनेस रिस्क में अगर ये भी लिखे ना कि इक्विपमेंट्स ऑफ द बिजनेस माइट बिकम आउटडेटेड, तो ये भी एक बिजनेस रिस्क में ही आ जाता है। ओके, अलीशा ने लिखा है as APL is entitled to commission when air tickets and hotel rooms are booked through APL, there is a risk that recognizing commission income even though the booking has not been made through APL. Very good यार, ये तो था ही ना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना की हो और रेवेन्यू बुक हो जाए। और ये भी लिख सकते हैं आप, कमीशन इनकम माइट हैव बीन बुक्ड इवन दो द बुकिंग हैज बीन कैंसल्ड। जब कैंसिल हो गया तो आपका बुक ही नहीं होना चाहिए ना। डेट टू इक्विटी रेशियो में इंपैक्ट आ सकता है। डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होना इटसेल्फ एक बिजनेस रिस्क भी है, उसको भी तो रिस्क होगा ना कि ब्रीच हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड अरीशा। हाँ जी, बाकी बच्चे जल्दी भाई लिखना है, मतलब ये ऑडिट है, याद तो कुछ करवाया नहीं मैंने तुम लोगों को, लिख ही लो। अच्छा, हम हर चैप्टर में ना ये बात याद रखना, हर चैप्टर में हम कुछ चीज़ें मार्क करेंगे जो आपको हल्की सी याद करनी होंगी। जैसे इसने पूछ लिया ना थ्योरेटिकल इस पर, अच्छा इसको भी सॉर्ट ऑफ में थ्योरेटिकल नहीं कहूँगा क्योंकि उसने पूछा ये है कि भाई आप क्या चीज़ें मद्देनजर रखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त। तो वो बेसिक बातें जो आयजा में लिखी हुई हैं वो आपने रिप्रोड्यूस करनी होगी एंटिटी से कनेक्ट करके, तो वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तस्मीन ने लिखा है सिंस APL's ब्रांड इमेज हैज़ बीन इम्पैक्टेड देयर इज अ risk of understatement of claim expense and undisclosed cases. Very good. To enhance the security of clients, APL has financed equipment from a loan which will impact its margins. Due to this, there is a risk of breach of debt covenants. Very good. The emergence of competition in the market causes the risk of overstatement of revenue. Bettering. Furthermore, the facility of the book now and pay later facility given by APL rise to the risk of overstatement of receivable and understatement of provision for बैड डेट एक्सपेंस। बिल्कुल सही, मतलब चैम्प तो हो गए तुम लोग लिखने में। अच्छा, अरीशा ने लिखा है कंसिडरिंग द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड द लॉन्च ऑफ सर्विसेज बाय अदर टूर ऑपरेटर्स एट लो मार्जिन देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओवर स्टेटमेंट प्रॉफिट नहीं होता कभी भी। अरीशा कभी भी ऐसा नहीं लिखते। देखो सब याद रखना बच्चों, बात ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कभी नहीं लिखते। ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर है ना, हाँ या नहीं, वो तो सबके साथ है। तो आप ये देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ इंपैक्ट होगा, जिसका अल्टीमेटली इंपैक्ट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट के ऊपर। तो कॉम्पिटिटर्स का आ जाना इंडिकेट्स दैट यस आपका रेवेन्यू जो है वो कट टू साइज हुआ होगा, तो आपने कोशिश की होगी फेक रेवेन्यू बुक करने की ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ कॉम्पिटिशन। और दूसरा ये है कि आपके इक्विपमेंट्स भी इम्पेयर होंगे, और इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट ऐसे भी जस्टिफाइड है कि आप इतना हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पुराने क्या होते जा रहे हैं, आउटडेटेड। हाँ जी, देखो अगेन बाकी बच्चों नहीं लिखोगे रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट आएगा इसमें, हाँ बिल्कुल आएगा। नहीं है ना बिजनेस रिस्क। देखो हर चीज़ का बिजनेस रिस्क नहीं होगा ना, और हर चीज़ का ऑडिट रिस्क भी नहीं होगा। तो ये तो एक फैक्ट बताया इसने कि एयर टिकट्स बुक कर रहा है, कमीशन का रिस्क है, बिल्कुल कमीशन के गलत बुक हो जाए।
बिल्कुल। और बिजनेस ये भी है कि डेट कोवेनेंट्स हो सकता है एंटिटी ब्रीच कर दे, दोनों सेम हो सकते हैं ना इसमें तो सेम हो सकते हैं ना। यानी मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस का रिस्क है वो ऑडिट का भी रिस्क हो सकता है ना, इसमें मना नहीं है। हाँ वेरी गुड। देखो अब्दुल्ला ने एक अच्छा रिस्क बताया, बिजनेस रिस्क बताया कि देयर इज अ रिस्क दैट सम क्लाइंट में कैंसिल द बुकिंग व्हिच विल अफेक्ट द रेवेन्यू। ऐसा ही है ना कि बुकिंग अगर इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात आपका रेवेन्यू भी कम होगा, इफेक्ट होगा। अच्छा हमाद आप लिखते हैं APL offers BNPL scheme so there is a risk of bad debts, provision for bad debts might not have been recorded appropriately, very good। हाँ जी बाकी बच्चों अगेन देखो यहीं पे ही मौका है, कोई और चेक नहीं करेगा फिर, ये बता दूं। चलिए मुजम्मिल हुसैन लिखते हैं ड्यू टू सिवियर इंजरीज टू इट्स कस्टमर्स APL has upgraded its equipment to prevent from such incident, so therefore there is a risk of understatement depreciation expense of old equipment due to change in life of an old asset, very good। अच्छा आपने बयान बड़ा अच्छा कर दिया मुजम्मिल, बट अगेन अगर आप सिर्फ ये भी लिखते हैं कि there is a risk that life of the previous equipment might have been reduced, तो वो भी काफ़ी था। also there is a risk of overstatement of carrying amount of assets, चलें जी। as APL मुहिब लिखते हैं as APL has invested heavily in the equipment so there is a risk that old equipment will be impaired which will affect result of which will decrease in cash flows from old equipment and ultimately will result in impairment, okay। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ जी 9 नंबर का सवाल है, और अगेन मेरा कहने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने अंग्रेजी प्रॉपर नहीं बतानी है एग्जामिनर जैसी, आइडिया प्रॉपर बताना है अपने अल्फाज में। अगर आइडिया आपका परफेक्ट है तो मतलब आपके पूरे नंबर है। सही जी, सुना रहे हो? वो तो ऑडिट रिस्क है। नहीं इम्प्रॉपर अकाउंटिंग ही ऑडिट रिस्क है। बिजनेस तो आप ये बोलते हो कि भाई बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा, ये ना अगर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स है एंड होटल रूम्स है और वो कैंसिल हो जाएंगे तो आपका रेवेन्यू इफेक्ट होगा। अच्छा तनवीर मुस्तफ़ा तनवीर लिखते हैं कि बिजनेस सिंस APL has finance investment through bank loan, finance investments through bank loan, okay, there will be a debt covenant that APL has to take care of, furthermore finance cost of APL may rise, very good। ये बिजनेस बिल्कुल सही लिखा है। there will be a risk of understatement finance cost and breach of debt covenants। हाँ भाई लिख लिया आप लोगों ने, तो डिस्कस करें। चलें जी मार्किंग करें। पहला बिजनेस रिस्क, ब्रीच ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में रिजल्ट इन लिटिगेशन अगेंस्ट APL ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, एनी सच इंसिडेंट विल आल्सो इफेक्ट APLs। कितने लोगों ने ये रेपुटेशन वगैरह की ऐसी बात लिखी थी बिजनेस रिस्क के अंदर? गुडविल कह लो, रेपुटेशन कह लो, बात एक ही है, लिखी थी ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ ऐसा है। और लिटिगेशन वाली बात, ये दो बातें लिखनी चाहिए, लिटिगेशन भी लिख देता पूरे नंबर पर। बेहतरीन, आगे आ जाओ, ऑडिट रिस्क पे आ जाओ। ऑडिट रिस्क कहता है लायबिलिटीज ऑफ APL माइट बी अंडरस्टेटेड, यानी प्रोविजन माइट हैव बीन अंडरस्टेटेड। आप बोलेंगे भाई एप्रोप्रिएट प्रोविजन माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। आगे फिर कहते हैं डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कंटीजेंसी में नॉट बी एडुकेटली डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। तो अगर डिस्क्लोजर और आपने अपने प्रोविजन की बात कर ली तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इवन दो अंग्रेजी ये ना हो। सही है, हमने सादा खुशबू अल्फाजों में सीखा हुआ, वो बिल्कुल सही है। सही है जी, पहले पे मैं टिक लगा रहा हूं, इसमें कोई मसला? हाँ जी भाई, इसमें कोई इशू? ये हो गया, आगे आ जाओ। फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट। अच्छा ये इटसेल्फ एक बिजनेस रिस्क है, ये इटसेल्फ एक बिजनेस रिस्क है, क्योंकि खुद देखो कि अगर भाई मैं टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस रिस्क ये है कि मुझे बार बार अपडेट करना है, नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस। बात समझ आई? हाँ जी ऑनलाइन में लोग क्लियर है? तो ये सीधा सीधा बिजनेस रिस्क है।
itself is a business risk. आगे, the frequent upgradation of equipment might decrease the useful life of the equipment or might need to be charged off instead of capitalizing them. ये भी बात समझ आती है. अच्छा भाई आगे, APL's competitor has introduced a similar product at low price which has effect on APL's. ये भी तुम लोगों ने लिखा था, अभी तुम लोग बता रहे थे कि भाई जब कॉम्पिटिटर आ गया तो हमारे रेवेन्यू श्रिंक होंगे, उस पर इफेक्ट आएगा. आगे इसका ऑर्डर, इफ द रेवेन्यूज कीप ऑन डिक्रीजिंग APL's इक्विपमेंट में नीड टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट. अगर आपने इम्पेयरमेंट की बात लिखी है तो वो जस्टिफाइड है, नंबर मिलेंगे उसके पूरे. कितने लोगों ने लिखी थी? ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी लिख दो तब भी बात एक ही है, बिल्कुल सही है, लिखी थी. चलें जी आगे, ड्यू टू द बैंक लोन APL विल नाउ हैव टू मैनेज इट्स डेट लोड एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन. और किसी ने ये लिख दिया कि भाई अगर डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का रिस्क है तो ये भी एक बिजनेस रिस्क में ही आता है. वो कह रहा है ना कंडीशंस ऑफ लोन मीट करनी होंगी, तो कंडीशन ऑफ लोन कह लो, डेट कोवेनेंट्स कह लो, बात एक ही है. आगे, इन ऑर्डर टू मीट द डेट कोवेनेंट्स APL में ओवरस्टेटेड रेवेन्यू और अंडरस्टेटेड एक्सपेंसेस टू डिपिक्ट अ बेटर पिक्चर टू इट्स लैंड. वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात है, ऑर्डर रिस्क ये है ना कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए हों, और डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होना एक वाइडर एक्सपेक्ट की बात करता है जिसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी खराब हो गए और रेवेन्यू ज्यादा हो गया और एक्सपेंसेस कम हो गए, सब उसमें कवर हो जाता है. यहां तक कोई मसला? मैं ये कह रहा हूं, आपने ये आइडियाज कन्वे किए ना यहां तक, आइडियाज ये होने चाहिए, अंग्रेजी सेम नहीं होनी चाहिए, आइडियाज ये होने चाहिए. तो आइडियाज ये हैं. आगे जी, there is a risk that client may cancel its booking. Dealing with cancellation will also affect revenue flow of APL. आप में से किसी ने शायद मुझे कहा था कि भाई अगर ये ऐसी बात है बुकिंग कैंसिल होगी तो मेरा रेवेन्यू, तो वो कह लो या ये कह लो, बात एक ही है. आगे जी, there is a risk that APL may recognize commission as revenue even when the criteria for recognizing commission is, और आप अगर ये भी लिख देंगे performance obligation is not settled, तब भी बात एक ही है. आगे, it seems that APL may also face cash flow challenges as it would have to pay its debts on time whereas it would be receiving money from customer. अच्छा, इसने बिजनेस रिस्क में थोड़ा लंबा करके लिखा है, आप सिंपल भी लिखते हैं कि इस बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाएंगे बिकॉज वो कह रहा है बुक नाउ एंड पे लेटर, तो इसकी वजह से द एंटिटी माइट फेस द कैश फ्लो इश्यूज. ये बोल के निकल जाते तब भी बिजनेस रिस्क पूरा कंसाइज बात की और सेम बात की ना. आगे जी, there is also a risk that APL में offer credit to those customers जो कि financially viable नहीं है and would be able to pay on time, यानी वो टाइम पे पे ना कर पाए. आगे देखिएगा, there is a risk that receivable from customers is overstated and a provision for doubtful debt has not been recorded. अब honest to God रहकर ये बात बता दो आइडिया वाइज, और आप जानते होंगे कि एक आधा अगर मिस हो गया हो तो आउट ऑफ 9 कितने नंबर ले पाते हो? 7-6. दिस इज अ वेरी गुड नंबर. आपको तो 50 चाहिए ना, 6 हो गए 7 हो गए, दिस इज अ वेरी गुड नंबर. अगेन एक बात अपने भेजे में फिक्स कर लो, ना तुमने कुछ याद किया है ना तुमने कोई बुक रीडिंग की है. ये जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं सिंपल किस बेस पे आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स के बेस पे. ये अंग्रेजी, ये पिकिंग पावर और तेज हो जाएगी जब और सॉल्व करोगे. तो आपका टारगेट ऑडिट में ये होना चाहिए कि कुछ चीजें तो माइनर चीजें याद करनी है, वो भी मेमोराइज करनी है इस सेंस में कि बातें याद हों. जैसे इससे पहले इसका ए पार्ट था, थ्योरेटिकल सवाल था कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त क्या क्या चीज़ कंसिडर करोगे, ऑपरेशंस को, इंडस्ट्री को, इन्वायरमेंट में जो है कि भाई आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, लोन तो नहीं लिया हुआ, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की हुई हैं, ये सारी चीज़ें तो बेसिक कंपनी के नाम के साथ जोड़ के लिखना होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बात समझ आ रही है? दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर जो आप लोग कर रहे हैं. हाँ जी, ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है? यानी यहाँ पे भी बच्चे कह रहे हैं मुजम्मिल और अब्दुल्ला 6 नंबर आते हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर. आपको पास होने के लिए 50 चाहिए ना, एंड आई बेट कि आप गोल्ड मेडल तक भी जा सकते हो अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओ. इसमें खुद देखो यार, मतलब अचीवेबल मार्क्स हैं. और क्या रिस्क असेसमेंट से भागना है या तमीज़ से करना है? तमीज़ से करना है, और जो हमने लॉजिकल वे में डेवलप किया है. चलिए जी, अब आपको एक चीज़ सिखाते हैं हम. आ जाए जी. आप लोगों ने कैश फ्लो तो बड़े चीते हो ना, कैश फ्लो में अच्छा ही सिखाया यार बचपन में. इधर कैश फ्लो की अगर बात करूं मैं तुम लोगों से, तो जब आप कहते हैं आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ
कैश फ्लोस। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपके पास आ रहा होता है कैश फ्रॉम ये बस वैसी केस ही है, बट समझा रहा हूं कि एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बातों बातों में आपको जो है ना एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चैप्टर शुरू करा चुका हूं। रिस्क छोटा एक्सपेक्ट नहीं है, मैं तो खुल के बताता हूं आज। पहले बताता तो शायद तुम भिदक जाते उस पर। रिस्क असेसमेंट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एंटिटी की और एनवायरनमेंट की। रिस्क असेसमेंट में इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है। रिस्क असेसमेंट के अंदर एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि फाइनेंशियल्स को एनालाइज करो, उससे भी तुम्हें कुछ रिस्क पता लग जाते हैं, जैसे डेटर टर्नओवर डेज, क्रेडिटर टर्नओवर डेज, मार्जिन्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब सिखा रहा हूं कैश फ्लो। बेसिकली वी आर एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेसिकली वी आर एनालाइजिंग। आज के बाद मैं आपसे पूछूं रिस्क असेसमेंट के लिए क्या सिर्फ एंटिटी को समझना लाजमी है, एनवायरनमेंट को समझना लाजमी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी? वहां से भी आपको रिस्क मिलते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, डेटर टर्नओवर डेज से रिस्क निकला था ना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स का। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज से निकला था ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का, ऐसा ही था ना। मार्जिन डिक्रीज हो रहे थे तो रिस्क निकला था ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का, कि हो सकता है कि सेलिंग प्राइस हमने कम की हो या कॉस्ट ऊपर आ गई हो। तो ये सारे रिस्क हम ऑल टुगेदर सीख चुके हैं। एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब वो खत्म करवा दूंगा तो वो भी रीड करवाऊंगा, पूरा चैप्टर रीड करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी हम प्रैक्टिकलिटी से पास पेपर को कवर कर रहे हैं। आगे जी, हम बात कर रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की। हमने कहा कैश फ्रॉम, यानी ये स्नैपचैट बंद कर दे यार प्लीज। अच्छा भाई, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई, एक अब्दुल्ला ने सवाल किया सर, थोड़ा ऑडिट से हटके एक क्वेश्चन है। अच्छा भाई, कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाई या डायरेक्ट मेथड से? भाई यूजुअली कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड से बनाती हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो डायरेक्ट मेथड से बनाती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री एज वेल, जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से मेथड से बन रहा है। सही है, आगे। अच्छा भाई, कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमने कहा 2021, 2022, 2023। हमने कहा कि भाई हमारे पास यहां पे कैश फ्लो था 5 लाख नेगेटिव, 6 लाख नेगेटिव और 7 लाख नेगेटिव। अब थोड़ा दिमाग में तो तुम्हारे वो पुरानी चीज़ें निकालते हैं और फिर तुम्हें वापस बताते हैं कि तुमने ये सीखा था, उसका मतलब ये है। मुझे ये लगता है आप जितने भी प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगर आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे, मतलब कैश फ्लो के अंदर आपका इंक्रीज इन रिसीवेबल है, तो आप इसको कैश फ्लो से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ऐसा है, आप कहते हैं इतने पैसे मुझे नहीं मिले, इतने पैसे मुझे नहीं मिले। अच्छा, जब आप खुद कह रहे हैं कि सर इतने पैसे मुझे नहीं मिले, तो दिस इंडिकेट्स कि आपके रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। अच्छा, अब मैं आपको अगर समराइज करके दूं आज की क्लास में, क्योंकि हम तो रोजमर्रा का काम है ना हमारा, कि हम तो याद ही होती हैं चीज़ें, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी हो सकता है। सुनो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल कब कब होगा? आपको पता लगे कि आपका कस्टमर बैंक करप्ट हो गया है, आपको पता लगे आपका कस्टमर, तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। डेटर टर्नओवर डेज ऊपर चले जाएं तो भी ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, तीसरी चीज की बात कर रहा हूं, आज के बाद आपको पता लगे। अच्छा, तीसरी चीज, इससे पहले एक और चीज बताता हूं। आपने एजिंग ली, एजिंग होता है कितना रिसीवेबल कितना पुराना हो गया। एजिंग का मतलब क्या है? कितना रिसीवेबल कितना पुराना हो गया। आपने एजिंग में देखा एक एक साल पुराने रिसीवेबल आ रहे हैं, तब भी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है। आपने देखा इदारा एजिंग बनाता ही नहीं है, तब भी ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। पर कंट्रोल से पता लगा। किससे पता लगा?
आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं किया। अच्छा अगर आपने मुझे अभी बता दिया ना फैक्टर्स तो मैं मान जाऊंगा आपको। सुनो, मुझे ये पता लगा कि मेरा एक कस्टमर, यानी मेरा मतलब एंटिटी का एक कस्टमर बैंक करप्सी पे चला गया है, तो तुम्हें कैसे पता लगा होगा? एंटिटी से या एनवायरनमेंट से? माहौल की चीज से ना। एंटिटी ने या तो बताया होगा आपको इंक्वायरी करते वक्त। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बुक से भी कनेक्ट करूंगा आगे जाके अगली क्लास में। इंक्वायरी की होगी तो मैनेजमेंट ने बताया होगा कि भाई एक हमारा कस्टमर बैंक करप्ट हो गया है। अगर एंटिटी ने नहीं बताया तो आपको मार्केट से न्यूज मिल गई होगी कि ये एंटिटी बैंक करप्ट हो गई है, ये एंटिटी। अच्छा जब आप ऑडिट करते थे तो आपने देखा भाई यार ये तो रिसीवेबल आ रहा है फला एंटिटी का, उसकी तो न्यूज आ रही थी कि वो क्या हो चुकी है, तो ये आपको एनवायरनमेंट से पता लगा। अच्छा डेटा टर्नओवर डेज आपके ऊपर चले गए, ये आपको कहां से पता लगेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वहां से पता लगा। इवन एंटिटी से पता लगा, एंटिटी के एफएस से। अच्छा एंटिटी ने आपको एजिंग दे दी और एजिंग में आपने देखा कि बहुत पुराने रिसीवेबल्स हैं, ये कहां से पता लगा? एंटिटी से। डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हुए, या तो इंक्वायरी करी उसने बता दिया भाई 2-2 साल पुराने हैं हमारे पास, तुमने कहा अच्छा वेरी गुड थैंक यू यार आपने हमें बता दिया, हमें तो रिस्क ओवर स्टेटमेंट का। चलो जी चौथी चीज, एजिंग बनती ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग पे पता लगा। तो आई थिंक दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एक रिस्क बनाते हैं। रिस्क तो रिस्क एक छोटा कंपोनेंट नहीं है, पूरे ऑडिट में रिस्क असेसमेंट है, और फिर उसको ऑडिट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस जो 5-6 चैप्टर्स हैं वो सिर्फ किस पे बेस करेंगे? रिस्क। तो वो हम कनेक्ट करेंगे साथ साथ। चलें जी आगे। अब मैं आज 5वीं चीज सिखा रहा हूं। पहले बताओ ये बातें समझ आ गई ना जो मैंने कही कि आप जब रिस्क असेसमेंट करते हैं एंटिटी, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तीनों को मिला के। आओ जी वापस से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर तरीका अलग है। आप देख रहे हैं हर साल कैश फ्लो कम होता जा रहा है, कैश फ्लो मतलब नेगेटिव होता जा रहा है। तो नेगेटिव कैश फ्लो की अलामत ही यही है ना, या तो आपके वैसे ही लॉसेज हों, लॉसेज हैं तो आपके पैसे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ आ रहे हैं, ये बात होती है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं फिर भी नेगेटिव कैश फ्लोज है, मतलब आपकी रिकवरी नहीं हो रही। पहला रिस्क तो ये हो गया कि आपके रिसीवेबल्स का इंक्रीज आपके कैश फ्लो से क्या होता है? माइनस होता है। तो जाहिर सी बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आपके रिसीवेबल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हर साल वो क्या होते जा रहे हैं? यानी सेल हुए जा रही है, पैसे नहीं आ रहे। एक और चीज है, मुझे ये लगता है कि जब आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, मुझे लगता है, अब आप सही बताइएगा, लगता है सही नहीं लगता मुझे, आपकी इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होती है तो आप कहते हैं कि मैंने खरीदी ज़्यादा है और बेची नहीं है, जिसका इम्पैक्ट सीओजीएस में नहीं होता। भाई बेचोगे तो सीओजीएस में जाएगी ना। अगर खरीदी है तो इन्वेंट्री में पाइलअप हो रही है, पाइलअप हो रही है, पाइलअप हो रही है, नहीं बिक रही, तो आपको क्या लगता है कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का होना कितने रिस्क की अलामत है? 2, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। चलिए एक और बात कर लेते हैं। जब कैश फ्लो ही मर गए आपके तो पीपी की रिकवरेबिलिटी है या नहीं है? कैसे पता? कैश फ्लोज ही नहीं आ रहे, कैश फ्लो नहीं आ रहे तो वैल्यू इन यूज, तो पीपी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब देखो एक बच्चा बैठा हुआ है और वो रट्टे लगा के चला गया, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। भाई लॉजिकली समझ लो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चलते कैसे हैं। जब मैं FAR 1 की बात करता हूं, मैं जब मैं FAR 2 की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं लॉजिक्स की। क्या आप लॉजिकली चीज समझ लो, आप कभी नहीं भूलते, तो आपको एटलीस्ट इंपैक्ट पता होता है। अब एक बच्चा कैश फ्लो सीख के आया हो, उसने बोला भाई ये इंक्रीज होगा तो माइनस कर दियो। भाई क्यों माइनस कर दियो? लॉजिक हो तो फिर ये भी समझ आएगा। तो ये पूरी कनेक्टिविटी है। पहले बताओ बात क्लियर है? यानी हम अगर कैश फ्लो को भी देखें तो उससे भी मल्टीपल रिस्क निकल सकते हैं, पर ये कैश फ्लो मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात क्लियर है? अच्छा अब इसी के बेस के ऊपर आपकी खिदमत में बस एक मासूम सा सवाल पेश है। अच्छा पहले रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? आइडेंटिफाई 4 ऑडिट रिस्क विच द ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाइल प्लानिंग द
ऑडिट। शुरू हो जाए जी। दिख रहा है ना, विजिबल है ना? नहीं नहीं समर, ये वो नहीं है, ये प्लानिंग फेज वो वाला नहीं है, रिसर्च एक्सपेंस नहीं है। प्लानिंग फेज का मतलब ये ऑडिट प्लानिंग कर रहा है, ऑडिटर प्लान कर रहा है कि मैं ऑडिट कैसे करूंगा, तो उससे पहले सारी चीजें देख रहा है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन भी कर रहा है। वो तो वहीं से एविडेंट है ना कि वो कंपटीशन आ गया है, पर इसका रेवेन्यू फिर भी कैसे इंक्रीज हो रहा है? पीपी की इम्पेयरमेंट का तो सही, पर आई थिंक रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क है। तस्मीन ने लिखा है नेगेटिव कैश फ्लो इंडिकेट द रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल इन इन्वेंट्री ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। ओके, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड बाय एसएल, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। नहीं, इन्वेस्टमेंट की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस का अंडर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं है ना, ये गलत लिख दिया। अच्छा, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग देखें, लोन लेता ही जा रहा है। ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। यस, बिल्कुल। अच्छा, आपने जितने भी अभी लेटेस्ट पास पेपर ही किए हैं सारे, आप खुद देखो, सिर्फ फैक्टर्स होते हैं, आपने सिर्फ पिक करना है कि व्हाट इज हैपनिंग और इससे इदारे में क्या गलत हो सकता है। अच्छा भाई, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब्दुल्ला लिखते हैं देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग इन एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री नहीं, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क मार्जिन्स के कम होने की वजह से है, ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, कि यू माइट बी फोर्स्ड टू रिड्यूस योर प्राइसेस। इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट की वजह से ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स नहीं होगा, फाइनेंसिंग ली हुई है इसलिए होगा रिस्क। अच्छा, फाइनेंसिंग ली हुई हमें कैसे पता लगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ऊपर चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एक बंदा क्लेम करे आके मुझे बोले कि सर शेयर्स भी तो इशू हो सकते हैं, तो यहाँ से पता लग रहा है ना, फाइनेंशियल चार्जेस ऊपर जा रहे हैं। Since the competition has emerged in the market, SL's revenue is increasing throughout the year. There is a risk of overstatement of revenue. Very good, Muzammil. हाँ भाई, 4 रिस्क नजर आ रहे हैं मुझे, पीपी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और रेवेन्यू, 4। मोहिब लिखते हैं ऑल्दो देयर इज एन इंक्रीज इन कंपटीशन बट स्टिल देयर इज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, सो द रिस्क दैट एंटिटी माइट हैव ओवरस्टेटेड रेवेन्यू। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, हो गया ऑनलाइन वालों? डन है, 4 मिल गए। ये भी 8 मार्क्स का सवाल है, तो हम जरा देखते हैं। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो कह रहे हैं इन 2015 मार्केट शेयर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 to 35% ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन in market, and sales during the year has been increased by 10.7%, therefore there is a risk of
क्योंकि इवन तो देयर इज अ कंपटीशन दैट हाउ यू कैन से दैट योर रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज्ड। हम ये नहीं कह रहे नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं एफर्ट्स किए होंगे, बट हम जब ऑडिट करेंगे तो फोकस रखेंगे कि वजह क्या थी इंक्रीज होने की, तो वो टारगेटेड दिमाग चलना चाहिए। आगे, रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ पीपी, ये भी लिख लिया था तुम लोगों ने। अच्छा भाई, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड डिक्लाइनिंग कैश फ्लो, दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टेक्नोलॉजी में, जिससे पुराना इक्विपमेंट आउटडेटेड होगा, और दूसरा कैश फ्लो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आते जा रहे हैं। एंड पॉजिटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो इंडिकेट द कंपनी इज हैविंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स व्हिच इंडिकेट द रिस्क ऑफ लोअर वैल्यू इन यूज ऑफ पीपी ड्यू टू रिड्यूस कैश फ्लो व्हिच पोजेस अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ पीपी। यही है भाई बात। चलें जी आगे, risk of existing overstatement of existing inventory due to change in technology, the demand for SL products might have been affected and there is a possibility that NRV of the inventory may have been declined and the provision for obsolescence may be required, यानी provision for NRV might have been required, जो कि हुआ नहीं होगा। आगे, risk of overstatement of value of debtors in view of the negative operating cash flows, it seems that the SL has not been able to generate operating cash flow despite increase in, देखो अब मैंने प्रूव किया था पीछे, सेल बढ़े जा रही है, पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि हमें रिकवरी नहीं हो रही है, विच माइट इंडिकेट दैट डेटर्स आर either डाउटफुल और नॉट रिकवरेबल। भाई बात क्लियर है। तो अगर ये 8 मार्क्स का सवाल है तो इसमें से आप कितने देते हैं अपने आप को? 6 है, इसमें सारे ही मिलते हैं, गुड है। अच्छा भाई मुझे जल्दी से बताओ, सवाल आया भाई कि नेगेटिव कैश फ्लो से पीपी कैसे इंपेयर्ड है? क्योंकि आप वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। योर करंट कैश फ्लोज आर नेगेटिव, देन हाउ यू कैन से दैट फ्यूचर कैश फ्लो विल बी पॉजिटिव। और अगर आप एक चीज याद करें, जब आप कैश फ्लो बनाते हैं वैल्यू इन यूज का, तो उसमें फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं लेते, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह नहीं लेते, तो उसको हटा के देखते हैं ना कि एग्जिस्टिंग हालत में वो कैसा है। याद आ रहा है? इवन ओवरऑलिंग भी नहीं लेते कि ओवरऑल हो के खर्चा होगा तो इससे ये बेनिफिट आएगा, वो भी नहीं लेते। हम कहते हैं एज इट इज, जिस हालत में कितना कमा के देगा। तो क्या ये हालत सही दिख रही है या गई? खस्ता हालत है, तो वो खस्ता हालत ऐसे पता लग रही है कि पैसे नहीं मिल रहे। क्लियर है? हाँ जी, एनआरवी वाली बात रिपीट करते हैं। देखो वो कह रहा है क्योंकि सब बताओ बच्चों, कंपटीशन आ गया है, मार्केट शेयर गिर गया है, तो आपको बेचने के लिए प्राइसेस ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, तो देयर माइट बी अ केस कि आप एनआरवी को ब्रीच कर दें, कॉस्ट को ब्रीच कर दें, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन सर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को भी तो कंसीडर करते हैं ना। यस आई एम सेइंग दैट फेयर वैल्यू, चलो एक और बात जल्दी बताओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी कम होगी, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूं इस सवाल में। कैसे? चेंज इन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो तुम्हारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी और वैल्यू भी कम हो जाएगी। सही है मुहिब? तो दोनों चीजें हैं। और आपको एक बात बता दूं आज के आगे याद रखना, 99% केसेस में वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है और फेयर वैल्यू, क्योंकि आप यूज करके बेनिफिट ज्यादा लेते हैं। और अगर उसी में ही आपको शक है तो फिर दिस इज एन इंडिकेशन दैट योर एसेट हैज बीन इंपेयर्ड। तो अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे, बट यहाँ पे आपके सामने एविडेंट है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। सही है जी? तो भाई इसको यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास का एजेंडा सुन लेते हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। अगली क्लास में मैं आपको मजीद एनालिटिकल प्रोसीजर सिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि अगर मैं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता हूं तो उसमें क्या मजीद स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। तो कितनी बातें बोली हैं? 2। और फिर हम करेंगे बुक रीडिंग, जैसे हम कनेक्ट हो जाएंगे, और पास पेपर करते करते और फिर हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल। यानी अगली क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बुक से कनेक्ट करना है तुम्हें। और फिर हम चलेंगे इंटरनल कंट्रोल पे, जो कि बड़ा मजेदार टॉपिक है। सही है जी? ओके जी, मिलते हैं जी।